तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत के अनुसार आने वाले टॉपिक क्रोमोसोमल विपथन को समझते हैं। क्रोमोसोमल विपथन, क्रोमोसोमल एब्रिवेशन, एब्रेशन के बारे में समझते हैं। तो भाई क्रोमोसोमल विपथन क्या है? क्रोमोसोमल विपथन गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन, गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन है। हम लोग पिछले वीडियो में समझ रहे थे कि यह जो उत्परिवर्तन है, उत्परिवर्तन दो तरह के हैं। एक को हम लोग गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहते हैं और दूसरे को जीन उत्परिवर्तन कहते हैं। तो उसी गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन के अंतर्गत जो है यह क्रोमोसोमल विपथन है, जो कि एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन है, जिसमें गुणसूत्र की संरचना बदल जाती। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि यह जो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन है, यह गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन अलग अलग तरीके से होते, जैसे कि विलोपन, विलोपन है, डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी, इसके अलावे द्विगुणन है, प्रतिलोम है, और स्थानांतरण। ये 5 अलग अलग प्रकार के क्रोमोसोमल विपथन है। यह गुणसूत्रीय संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। तो चलिए हम इसे डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम विलोपन को समझते हैं। विलोपन या इसी को हम लोग डिलीशन भी कहते हैं। डिलीशन, ये विलोपन या डिलीशन क्या है? विलोपन या डिलीशन एक ऐसा गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन है जिसमें क्रोमोसोम के बीच वाले खंड का लोप हो जाता है, लोप हो जाता है। जैसे मान के चलिए एक नॉन होमोलॉगस नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम, ठीक है। और ये जो नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम है, जिसमें एक क्रोमैटिड जो है इस तरीके से और दूसरा जो है इस तरीके से। अब ये दो तरह के जो क्रोमैटिड हैं, मान लेते हैं इस पर इसके जो जीन हैं 1 2 3 4 5 और ये 6 होते हैं। और इस पर जो है इसके खंड हैं 7 8 9 10 11 और 12। तो ये जो हम नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम देख रहे हैं, ये नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम सामान्य है, ठीक। जब इसमें विलोपन होता है तब इसकी स्थिति क्या हो जाती है? तब इसके जो बीच वाले जीन है ना, 1 और 6 के बीच या फिर 7 और 12 के बीच में जो जीन है, नंबरिंग जो दिया गया है 2 3 4 5 या फिर 8 9 10 11, है ना, इनमें से कोई एक क्या होते हैं, यहाँ से विलुप्त तो हो जाते हैं। तब ऐसी स्थिति में गुणसूत्र की जो संरचना रह जाती है, वो क्या रह जाती है भाई? गुणसूत्र की संरचना ऐसी रह जाती है। सपोज दैट यहाँ पर ये एक
2, 4, 5 और ये 6। यहां से 3 नंबर का जो जीन था वह यहां से क्या हो गया भाई, 3 नंबर का जीन यहां से विलुप्त। तो यह जो दर्शा रहा है किसको दर्शा रहा है, विलोपन को दर्शा रहा है। ठीक है। और दूसरे जो क्रोमेटिड हैं इनके जो जीन है ये सेम। तो यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि हम जिस नंबर के जीन को यहाँ से डिलीट किए हैं केवल वही हो। यहाँ 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो इनमें से भी कोई एक विलुप्त हो सकते हैं, बशर्ते 7 और 12 के बीच वाले। ठीक ना। तो इस प्रकार से जब गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन होता है तो उसे हम लोग कहते हैं विलोपन या फिर डिलेशन। इसके बाद हम लोग दूसरा देखते हैं भाई, दूसरा कौन सा है, डेफिशिएंसी, है ना। डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी मीन्स क्या, कमी, है ना। यहाँ पे एक गुणसूत्र की क्या हो जाएंगे, कमी हो जाएंगे। तो हम तो नॉर्मल देख लिए, नॉर्मल जो गुणसूत्र होते हैं तो नॉर्मल गुणसूत्र में 1 से 6 तक और दूसरे में 7 से 12 तक के खंड हैं, इसके जीन मौजूद हैं। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है, डेफिशिएंसी में क्या हो रहा है कि इसके किनारे वाले, चाहे ये पहला वाला जो है या दूसरा वाला जो है, दोनों में से किसी का भी किनारा वाला खंड क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। तो हम पहले वाले में देख पा रहे हैं इसके खंड जो स्टार्ट हो रहे हैं 1 से स्टार्ट हो रहे हैं 6 पे खत्म हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होना है, इसके जो क्रोमेटिड होंगे ना, इसके क्रोमेटिड जो हैं यहाँ से पहला गायब हो गया। तो 2 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो इस प्रकार से जब गुणसूत्र की संरचना बदलती है तो इसको कहा जाता है डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी के बाद हम लोग क्या है, द्विगुणन है, डुप्लीकेशन है, द्विगुणन, या इसी को क्या बोलेंगे, डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन कहेंगे। तो भैया डुप्लीकेशन में क्या होता है, डुप्लीकेशन में होता ये है ना कि यहाँ के जो खंड हैं ये खंड रिपीट कर जाते है ना। जैसे हम इसको यहाँ पर समझते हैं, मान लेते हैं ये डीएनए के खंड है, ये गुणसूत्र है, ठीक है। वापस से हम वही नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम बना रहे हैं, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। वैसे यहाँ पर 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6। तो हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, ये जो 3 है ये 3 2 बार आ गए, इसका डुप्लीकेट बन गया, है ना। इसलिए इसको डुप्लीकेशन कहते हैं या फिर द्विगुणन कहते हैं। ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला गुणसूत्रीय संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन क्या है। तो भाई ये प्रतिलोमन, यानी इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको इन्वर्सन बोलेंगे। ये इन्वर्सन क्या है, प्रतिलोमन क्या है। इन्वर्सन या प्रतिलोपन जो है यह एक प्रकार का ऐसा संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन है जिसमें क्या होते हैं, इसके जो क्रोमेटिड है ना, इनके क्रोमेटिड के खंड टूटकर इस प्रकार से जुड़ जाते हैं कि इसके खंड के जो अनुक्रम होते हैं ना, अनुक्रम चेंज हो जाते हैं, विपरीत हो जाते हैं, ना। इसके खंड कैसे हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल में, ये सामान्य स्थिति में क्या है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है। और जब ये टूटते हैं तो टूटने के बाद जो है ये इस तरीके से जुड़ जाते हैं, ये 1, 2, 5, 2, 2 के बाद 5, 4, 3 और ये 6। तो हम लोग क्या जान रहे हैं भाई, ऊपर पे जो क्रोमोसोम है इसके
नंबरिंग कैसे है, 1 2 3 4 5 6। लेकिन जब इसमें उत्परिवर्तन हुआ तब ऐसी स्थिति में क्या बन गया ये, 1 2 5 4 3 6। तो यहाँ 5 4 3 क्या हो गए, उल्टे हो गए। ठीक है, उल्टे हो गए। तो इस प्रकार से जो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन होता है, संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रतिलोमन। ठीक है, इसको प्रतिलोमन कहा जाता है। प्रतिलोमन के बाद अगला जो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन है, अगला गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन है स्थानांतरण। स्थानांतरण यानी ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन, तो भैया ट्रांसलोकेशन क्या है? ट्रांसलोकेशन एक ऐसा गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन है जिसमें क्या होता है कि ये जो नन होमोलॉगस क्रोमेटिड है, क्रोमोसोम है, एक का खंड क्या होता है, टूटता है और दूसरे के खंड से जाकर के जुड़ जाता है ना। जैसे कि हम लोग सामान्य स्थिति में अगर गुणसूत्र को देखें तो सामान्य स्थिति में गुणसूत्र क्या मिलते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये मिलते हैं। सात, नौ। ठीक है, ये सामान्य स्थिति में क्या है, नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम है। अब यहाँ पर क्या होता है कि इसका जो खंड है, इसका खंड टूट करके इससे आकर के जुड़ जाएगा। ठीक है? तो ऐसी स्थिति में गुणसूत्र की संरचना क्या रह जाएंगे, गुणसूत्र की संरचना रह जाएंगी कुछ ऐसी। 7 2 3 4 5 और ये 6। और इसका जो है, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 8 9 10 11 और ये 12। तो इस प्रकार से हम लोग देख पा रहे हैं कि जो गुणसूत्र की संरचना बदल रही है, इसको क्या बोला जाएगा, इसको स्थानांतरण कहा जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं जीन उत्परिवर्तन को, जीन म्यूटेशन को। ठीक है, तो हमारा जो अगला टॉपिक है वह क्या है, जीन उत्परिवर्तन। जीन उत्परिवर्तन या इसी को हम लोग बिंदु उत्परिवर्तन भी कहते हैं, बिंदु उत्परिवर्तन। ठीक है, तो यह जो जीन उत्परिवर्तन या बिंदु उत्परिवर्तन है, जीन म्यूटेशन, यह एक ऐसा उत्परिवर्तन है जिसमें क्या होती है कि जीन या डीएनए की संरचना बदल जाती है, कि संरचना क्या हो जाती है भाई, बदल जाती है, बदल जाती है। तो जीन या डीएनए की संरचना क्या होंगी भाई, जीन या डीएनए की संरचना उसके नाइट्रोजन बेस पेयर है। नाइट्रोजन बेस पेयर डीएनए में विशेष क्रम में लगे होते हैं जो ट्रिपलेट बना करके एमिनो एसिड का संश्लेषण करते हैं। तो यह जो जीन उत्परिवर्तन या बिंदु उत्परिवर्तन है, इसमें उसी की संरचना बदल जाती है, उसके अनुक्रम यानी जो नाइट्रोजन बेस पेयर हैं, उस नाइट्रोजन बेस पेयर के अनुक्रम बदल जाते हैं। और इसके आधार पर जो है, यह जो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन है, इस गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन को क्या किया गया है, दो भागों में बांटा गया है, दो प्रकारों में बांटा गया है। कौन कौन से प्रकार हैं भाई, तो इसका जो पहला प्रकार है, इसका जो पहला प्रकार है उसको कहा जाता है प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन। प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन, जिसको हम सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन कह सकते हैं, म्यूटेशन।
तो यह जो प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन है, इस प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन में क्या होगा? इस प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन में नाइट्रोजन बेस जो होते हैं, प्यूरीन या पैरिमिडीन, ये अपने स्थान बदल लेते हैं। तो हम जानते हैं डीएनए में प्यूरीन क्या है भाई? एडेनिन और ग्वानिन है। और पैरिमिडीन क्या है? डीएनए की बात कर रहे हैं हम। डीएनए में पैरिमिडीन क्या है? साइटोसिन है और थाइमिन है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि या तो एडेनिन के स्थान पर ग्वानिन चलाएगा, यानी एक प्यूरिन दूसरे प्यूरिन से स्थान बदलेगा, या ग्वानिन के स्थान पर कौन आ जाएगा? एडेनिन आ जाएगा। अगर इस प्रकार से उत्परिवर्तन होता है तो इस प्रकार के उत्परिवर्तन को कहा जाता है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन कहते हैं। अगर क्या होता है, साइटोसिन का स्थान थाइमिन ले ले या थाइमिन का स्थान साइटोसिन ले ले, तो इस प्रकार के प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन को कहा जाता है ट्रांसवर्सन। इसको ट्रांसवर्सन कहें। ठीक है, ट्रांजिशन और ट्रांसवर्सन। ट्रांसवर्सन, ठीक है। तो ये इस तरह के उत्परिवर्तन क्या है? प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन। जैसे हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये एक डीएनए, ठीक है, डीएनए का एक खंड है और इस पर जो है नाइट्रोजन बेस लगे हुए हैं, ए टी टी जी सी। ठीक, इसके जो पूरक क्षार होंगे, पूरक रज्जुक होंगे, पूरक रज्जुक के अनुक्रम क्या होंगे? टी ए सी सी, इस तरीके से। अब जब इसमें क्या होता है, अगर ट्रांजिशन हो तब ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में एडेनिन का स्थान कौन ले लेगा? एडेनिन का स्थान ले लेगा यह ग्वानिन। तब क्या हो जाएगा? या ग्वानिन का स्थान पे क्या आ जाएगा? एडेनिन, है ना। तब क्या हो जाएगा? इसके जो गुणसूत्र की संरचना होगी, सॉरी डीएनए की संरचना होंगी या जीन की संरचना होंगी, वह कुछ ऐसी हो जाएंगी। तो एडेनिन है, थाइमिन, थाइमिन। पहले क्या था? इसमें एडेनिन था, लेकिन अभी क्या हो रहा है? इसका स्थान बदल रहा है। किसके द्वारा? ग्वानिन के द्वारा। तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? ग्वानिन हो जाएगा, यानी GTTAC। और इसके जो पूरक रज्जुक हैं, पूरक रज्जुक के अनुक्रम क्या हो जाएंगे? CAATG। ठीक है। तो इस प्रकार से जो गुणसूत्र में परिवर्तन होता है, इसको कहा जाता है प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन। और प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन में भी कौन सा कहलाएगा? ये ट्रांजिशन कहलाएगा। ट्रांजिशन। अब इसके दूसरे गुणसूत्र हो तो ये सॉरी, क्या कहते हैं इसको, दूसरे जीन उत्परिवर्तन की अगर हम बात करें, तो दूसरे जीन उत्परिवर्तन में क्या होता है? क्या होता है? फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन। फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन होता है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब ये फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन भाई क्या है? तो फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन एक ऐसा उत्परिवर्तन है जिसमें क्या होता है कि डीएनए के जो अनुक्रम होते हैं, अनुक्रम में एक नाइट्रोजन क्षार
जुड़ जाता है या विलुप्त हो जाता है, लुप्त हो जाता है। तो इस प्रकार के जीन उत्परिवर्तन को क्या कहते हैं? फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन कहते हैं। चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं। फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन, जैसे मान लेते हैं कि एक डीएनए खंड है। अब ये जो डीएनए खंड है, इसके अनुक्रम है ए जी जी सी टी। पूरक रज्जु के अनुक्रम होंगे टी सी सी जी ए। अब इसमें क्या हो रहा है, या तो एक नाइट्रोजन क्षार क्या होंगे, इसमें ऐड हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में इसके जो अनुक्रम है, इसके अनुक्रम कुछ ऐसे हो जाएंगे। पहले क्या था, ए जी जी सी टी, अब हो गया ए जी सी जी जी सी टी। इसके पूरक रज्जु के अनुक्रम है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर हम देख पा रहे हैं ए जी जी था, तो इसके बीच में क्या हो गया, ये सी वाले नाइट्रोजन क्षार जो है यहां पर जुड़ गए, जिसके कारण ए जी जी से क्या बन गया, ए सी जी बन गया। तो इस प्रकार से जो उत्परिवर्तन होता है, इसको कहा जाता है फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन। या इसी में यह हो सकता है कि ये पहले वाला डीएनए खंड है, और इसमें क्या हो गया कि एक नाइट्रोजन क्षार जो है यहां से विलुप्त हो गया। पहले क्या था, ए जी जी सी टी था, अब ए जी सी टी हो गया। तो यानी यहां पर एक जी जो था यहां से, वह जी यहां से क्या हो गया, निकल गया, जिससे गुणसूत्र, ये जो डीएनए है, इस डीएनए की संरचना क्या हो गई, बदल गई। तो इस प्रकार से जो जीन उत्परिवर्तन या बिंदु उत्परिवर्तन होता है, उसको कहते हैं फ्रेम विस्थापन विस्थापन उत्परिवर्तन।